हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हाल चाल। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम अभी तक काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, काफ़ी चीज़ें समझ चुके हैं। हमारा जो चैप्टर है वो नियरली हाफ जो है वो कंप्लीट होने को आ गया है। ओके, सो अभी तक जो है हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो पढ़ चुके हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम अभी तक पढ़ चुके हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमने जो भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ थी, जिनको हम बाहर से ऑब्ज़र्व कर सकते थे, वो सारी जो है प्रॉपर्टीज़ हम इसमें पढ़ चुके हैं। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो है हमने देखा कि मेटल जो होते हैं वो डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, जिसमें से हम मेटल की रिएक्शन आपकी एयर के साथ, वाटर के साथ, एसिड्स के साथ एंड जो बाकी दूसरे मेटल्स के सॉल्ट्स होते हैं उनके साथ करा के देख चुके हैं। ओके, तो इस तरीके से जो है अगर आपने अभी तक हमारा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारे लास्ट लेक्चर से इसी चैप्टर के देख सकते हैं। ओके, क्योंकि चीज़ें जो होती हैं वो सीक्वेंस में ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं, ज़्यादा समझ में आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का आज का लेक्चर। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रिएक्टिविटी सीरीज़, और फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, यानी कि आपके अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको किस तरीके से हैंडल करेंगे, आप उनको किस तरीके से फेस करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करनी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि है द रिएक्टिविटी सीरीज़। द रिएक्टिविटी सीरीज़, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी। देखिए, अब रिएक्टिविटी सीरीज़ जो होती है, अगर हम इसके नाम पे ध्यान दें, अगर हम इसके नेम पे ध्यान देते हैं तो हमें यहीं से जो है क्लू मिल जाता है कि ये जो है हमें किस बारे में बता रही है, किस चीज़ की सीरीज़ है। देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है वो हमें मेटल कौन कितना जो है वो एक्टिव है, कौन कितना रिएक्टिव है, इसके बारे में डिटेल में बताती है। ओके, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज़ जो होती है वो मेटल्स की ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें उनको डिक्रीजिंग एक्टिविटी के ऑर्डर में हम फिक्स करते हैं। सो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द रिएक्टिविटी सीरीज़, द रिएक्टिविटी सीरीज़ is a list of metals arranged in the order of decreasing, okay, decreasing activities। डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो जो हमारे मेटल्स होंगे उनकी जो रिएक्टिविटी होगी वो डिक्रीज़ करने लगेगी, यानी कि नीचे वाले जो हैं वो कम रिएक्टिव होंगे एंड ऊपर वाले जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। यानी कि यहाँ पर मैं आपको एज ए ग्राफ से समझा देती हूँ कि मान लीजिए ये हमारी सीरीज़ है, तो इस तरीके से हम इसमें एरो बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, या इस तरीके से नहीं, हम इस तरीके से एरो बनाते हैं, जिसमें क्या होता है कि ऊपर जो है हम मोस्ट रिएक्टिव चीज़ों को रखते हैं। यानी सीरीज़ में ऊपर जो है हमारे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। यानी कि अगर सीरीज़ में मैंने आपको सीरीज़ दी है, उसमें मैं अगर आपसे पूछ दूँ कि ऊपर वाले मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं या नीचे वाले, तो ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए कि ऊपर जो है हमारे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं एंड नीचे जो होते हैं ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, यानी कि सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी काफ़ी लो होती है। यानी कि रिएक्टिविटी जो है आपकी वो नीचे जाने पर डिक्रीज़ कर रही है। डिक्रीज़ करने का मतलब है कि वो कम हो रही है। अब यहाँ पर जो है हम कुछ मेटल्स को लेकर देख लेते हैं कि वो किस ऑर्डर में होते हैं, तो हम उस हिसाब से एज अ एग्ज़ाम्पल भी हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम जो है इस सीरीज़ का यूज़ करते हैं मेटल्स
की एक्टिविटी को देखकर रिएक्शंस में यूज़ करते हैं। ओके, सो देखिए, सबसे पहले हमारा पोटेशियम आता है सबसे ऊपर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। देन आपका सोडियम आता है, देन कैल्शियम आता है। मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगी कि आपको जो है सभी एलिमेंट्स के सिंबल्स जो होते हैं नियरली, अगर आप सभी के नहीं भी याद कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे जो है एक्सपीरियंस से आपको याद हो जाएंगे। बट आप कोशिश करें कि जो बेसिक हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जो कि हम बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, आपको जो है उनके सिंबल्स, उनके एटॉमिक नंबर्स एंड हो सके तो एटॉमिक मासेस जो हैं वो आप लर्न कर लें। इससे जो है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो यहाँ पर हमारा पोटेशियम सबसे ऊपर रहता है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। देन हमारा सोडियम आता है। अब पोटेशियम एंड सोडियम काफ़ी रिएक्टिव हैं, ये हम पिछली रिएक्शंस में देख चुके हैं कि वहाँ पर जो है वो वाटर के साथ, एसिड के साथ इतना ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट कर रहे थे, है ना। तो पोटेशियम, सोडियम, देन हमारा कैल्शियम आता है, देन हमारा मैग्नीशियम आता है, देन हमारा एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, देन लेड, देन आपका हाइड्रोजन आ जाता है, देन हमारा कॉपर आ जाता है। कॉपर के बाद आप ले लें मरकरी को, देन आप ले सकते हैं सिल्वर को एंड गोल्ड को। तो देखिए, सिल्वर एंड गोल्ड जो हैं ये आपके सबसे नीचे हैं, एंड सोडियम एंड पोटेशियम जो हैं ये सबसे ऊपर हैं। सो सोडियम एंड पोटेशियम जो हैं ये आपके मोस्ट रिएक्टिव हो गए, इनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है। एंड ये जो हैं बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही ठंडे पड़े हुए हैं, इनको कोई मतलब ही नहीं है भाई, बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। अब देखिए, ये वाले ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ये कम रिएक्टिव हैं। तो अगर हम रिएक्शन कराते हैं और अगर वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है तो ये वाले जो हैं वो इनको डिस्प्लेस कर देंगे, इनको जो है वो आज़ाद कर देंगे। वो कहेंगे तू निकल यहाँ से, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ठीक है। तो ये होता है इनका मतलब, इनमें भी जो है हमारे सोसाइटी में ही नहीं, जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में भी एलिमेंट्स के बीच में पावर जो है वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। ऑलराइट, तो ये जो है ये हमारी सीरीज़, ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़। अब देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज़ हमने इस तरीके से जो है इनको लगा तो लिया, पर हमने क्या देखा है ऐसा, हमने जो है हमें कैसे पता चला कि इनकी रिएक्टिविटी जो है एग्जैक्टली इसी ऑर्डर में आती है, कैसे पता चला। तो इसके लिए क्या किया है, इसके लिए जो है हमने डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट्स करे थे। जैसे क्या हुआ था कि हमने जो है कल वाले लेक्चर में हमने रिएक्शन कराई थी मेटल की, उसी एक मेटल की किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो वहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही थी। तो उसमें क्या हो रहा था कि जो आपका मेटल कम रिएक्टिव है वो मेटल डिस्प्लेस हो जा रहा था, वो मेटल जो है वो अकेला छूट जा रहा था, और जो रिएक्टिव मेटल था वो उसके सॉल्ट को लेकर भाग जा रहा था, है ना। तो इसी टाइप से जो है हमने ये एक्सपेरिमेंट कर के देखे, और फिर जो है हमने मेटल्स को एक ऑर्डर में सेट करा कि तुम ज़्यादा रिएक्टिव हो और तुम कम रिएक्टिव हो, तो तुम ऊपर रहो, तुम नीचे रहो, है ना। सो दिस सीरीज हैज़ बीन developed after performing displacement experiment। यानी कि इस जो है इस सीरीज़ को बनाने के लिए, इस सीरीज़ का क्रम पता करने के लिए, ऑर्डर पता करने के लिए जो है हमने डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट जो है वो हमने परफॉर्म करा, और उससे जो है हम हर मेटल की रिएक्टिविटी को चेक करते रहे कि ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है तो ये वाला इससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, एंड ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है तो यानी ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो इस तरीके से जो है हम जो है एलिमेंट्स को इस तरीके से ऑर्डर में लिख देते हैं, और हमारी जो है ये एक्टिविटी सीरीज़ बनके तैयार हो जाती है। और इसका यूज़ जो है हम केमिकल रिएक्शंस में बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। या इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस में, मान लीजिए आपको कोई रिएक्शन दे दी जाए
कि आपको जो है इसकी और इसकी रिएक्शन करानी है। अब आपको वहाँ पर लग रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बट यू आर नॉट श्योर कि वहाँ पर होगी भी या नहीं होगी, तो वहाँ पर जो है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ काम देती है। अगर आप देखें कि आपका जो मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो दूसरे उस सॉल्ट सॉल्यूशन वाले मेटल को जो है डिस्प्लेस कर देगा। बट अगर वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है तो वो उसे नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा। तो इस तरीके से जो है आप केमिकल रिएक्शंस में आप इस रिएक्टिविटी सीरीज़ का जो है आराम से यूज़ कर सकते हैं, एंड वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तो अब जो है हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमने केमिकल रिएक्शंस अभी तक पढ़े हैं, जो भी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनके बेसिस पर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने एनसीईआरटी से उठाए हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन जो हैं आपको आसानी से एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी काफ़ी अच्छी बुक है, आप सभी को पढ़नी चाहिए, एंड उसके क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, अब देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे चैप्टर के अंदर के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर जो है हमें प्रैक्टिस के लिए चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस दिए होते हैं, एंड बाद में चैप्टर की एंडिंग एंड समरी के बाद में भी कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो चैप्टर के अंदर के हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्ज्ड इन kerosene oil? Why is sodium kept immersed in kerosene oil? यानी कि ये पूछ रहा है कि ऐसा क्या रीज़न है कि हमें जो है सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है, क्यों हम उसको ऐसे बाहर नहीं रख सकते। तो इसका रीज़न जो है हम पिछले लेक्चर्स में बतौर रिएक्शन के देख चुके हैं, देखा है ना। देखिए सोडियम जो होता है इसको मैं पहले इसको जो है एक इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, एंड देन जो है हम इसको देखेंगे कि इसको किस तरीके से लिखना है एज अ आंसर। ओके, सो सोडियम जो होता है वो काफ़ी रिएक्टिव मेटल होता है, जैसा कि हम अभी रिएक्टिविटी सीरीज़ में भी देख चुके हैं। सोडियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल। सो क्या होता है कि जब हम इसको बाहर ऐसे खुले में जो है एटमॉस्फेयर में खुले में रख देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो ये जो है आपका एयर या वाटर की जब ये उसमें चपेट में आता है, उसके कांटेक्ट में आता है, तो ये जलने लगता है। जलने इसलिए लगता है क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस बनती है, एंड साथ में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आपकी हीट जनरेट होती है, और वो हीट इतनी ज़्यादा होती है कि वो उस बनी हुई हाइड्रोजन गैस को जला देती है, जिस वजह से क्या होता है कि आग लग जाती है। सो हम इसी चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि सोडियम जो है वो एयर और वाटर के संपर्क में ना आ पाए, इसीलिए जो है हम उसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं। सो आइए देखते हैं कि आंसर को किस तरीके से लिखना है। सोडियम इज केप्ट इमर्ज्ड इन kerosene oil because it is a very reactive metal and it catches fire when it gets exposed to air। यानी कि अगर ये जो है हवा के संपर्क में आ जाता है तो ये आग पकड़ लेता है, इसलिए जो है हम इसको हवा से बचा के रखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो आइए देखते हैं। राइट द इक्वेशन for the following reactions। तो कौन कौन सी हैं हमारी रिएक्शंस। सबसे पहले इन्होंने दिया है कि आयरन की रिएक्शन हमें स्टीम से करानी है, आयरन विद स्टीम।
ये भी जो है हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। सो आइए देखते हैं क्या है रिएक्शन। देखिए हमने आयरन ले लिया, अब स्टीम कुछ और तो है नहीं, वाटर ही है ना, बस जो है ये थोड़ा अपनी गैसियस फेज़ में है तो हमने उसको जो है स्टीम बोल दिया। ऑलराइट, सो हमने क्या कराया है, हमने आयरन की जो है स्टीम के साथ रिएक्शन कराई है, तो इसमें हमें जो है आयरन का ऑक्साइड मिलता है एंड हाइड्रोजन गैस मिलती है। ओके, अब जो है हम इस रिएक्शन को, इक्वेशन जो है ये इक्वेशन हमारी बैलेंस नहीं है, तो हम इसको सबसे पहले बैलेंस करते हैं। यहाँ पर आयरन आपका 3 है तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है बट यहाँ पर 1 है, तो आपको यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये 4 दूनी 8 हो गए हैं, बट यहाँ पर ये 2 हैं तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जो है आपकी ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। अब देखते हैं उन्होंने सेकेंड इक्वेशन क्या पूछी है। सेकेंड इक्वेशन उन्होंने पूछी है कि कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर, कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। अब ये रिएक्शन हमें करानी है, तो आइए ये भी रिएक्शंस जो हैं हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। H2O क्या देता है, ये हमें हाइड्रोक्साइड देता है एंड साथ में हाइड्रोजन गैस देता है। अब मैं जो हूँ इसको भी जो है यहाँ पर बैलेंस, अब ये बैलेंस इक्वेशन हो गई है। ऐसे ही हम जो है यहाँ पर पोटेशियम की भी रिएक्शन कराएंगे। पोटेशियम भी हमें क्या देता है, हाइड्रोक्साइड देता है एंड हाइड्रोजन गैस देता है जो कि जलने लगती है। अब इसको भी जो है हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। सो आइए करते हैं। 2, यहाँ पर भी हम 2 ऐड कर देंगे, यहाँ पर भी हमारा 2 ऐड हो जाएगा एंड यहाँ पर भी। अब देखते हैं यहाँ पर जो है ये हमारी इक्वेशन भी बैलेंस्ड है। ओके, सो इस तरीके से जो है हम रिएक्शंस कराते हैं। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूटेड HCl इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल। सो हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन, डाइल्यूट को हम पूरा डाइल्यूट ना लिख करके DIL लिख देते हैं, ये दिल नहीं लिखा है, डाइल्यूट लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। सो विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूटेड HCl, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल। अब ये तो हमारा पिछले वाला लेक्चर का ही टॉपिक हो गया। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा तो यही था कि जो है डाइल्यूटेड एसिड के साथ जो है मेटल किस तरीके से रिएक्ट करता है। इन्होंने यहाँ पर बोला है राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ आयरन with dilute H2SO4। H2SO4 क्या है, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है। ओके, यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर भी जो है इसको पूरा लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कोई। डाइल्यूट HCl। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन है कि जब हम रिएक्शन ये कराते हैं तो हमें कौन सी गैस मिलती है। तो आंसर है हमारा, आपको भी पता है और हमें भी पता है कि आंसर हमारा क्या है, हाइड्रोजन गैस। सो हमें क्या आंसर लिखना है, किस तरीके से आंसर लिखना है, दैट व्हेन डाइल्यूटेड HCl इज एडेड, इसको मैं फिर से लिख देती हूँ, इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल, इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल, वी गेट हाइड्रोजन गैस। और आप जो है हाइड्रोजन गैस को इस तरीके से अंडरलाइन कर सकते हैं जिससे जो है ये आपका अलग से हाईलाइट करेगा।
So when diluted HCl is added to reactive metal, we get hydrogen gas. अब जो है हम इसकी केमिकल रिएक्शन लिख देते हैं। आयरन की रिएक्शन जब हम H2SO4 से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है। अब देखिए, अब इस रिएक्शन के थ्रू जो है मैं आपको हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है उसकी यूटिलिटी, उसकी जो है मैं आपको यहाँ पर यूज़ बता देती हूँ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपका आयरन दिया है, यहाँ पर आपका H2SO4 दिया है। अगर आप सही से देखें तो आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये हमारा मेटल दिया हुआ है और ये जो है हमें सॉल्ट दे रखा है इन्होंने, सॉल्ट सोल्यूशन, ओके। बट यहाँ पर हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि हमारा जो आयरन है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं है। तो हम ये कैसे देखेंगे, आइए एक नज़र डालते हैं हमारी सीरीज़ पर। देखिए, आयरन यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, आयरन होगा, है ना। आयरन जो है वो ऊपर दिया हुआ है हाइड्रोजन से, सो आयरन इज़ बेसिकली मोर रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन। सो यहाँ पर आपको भी पता है कि अब क्या होने वाला है, हम जो है हाइड्रोजन को बेदखल करने वाले हैं यहाँ से, ओके। सो हाइड्रोजन को हमने निकाल दिया है घर से, एंड अब जो है हमें मिल गया है FeSO4। FeSO4 क्या है यहाँ पर, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, साथ में हमें मिली है हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन है हमारी आयरन विद डाइल्यूटेड H2SO4। यहाँ पर हम डाइल्यूटेड भी लिख लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी इक्वेशन ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाती है एंड वो ज़्यादा चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज, जानकारी देने लगती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोलता है दैट राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन जिंक इज़ एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। अब यहाँ पर भी जो है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ काफ़ी काम आने वाली है। तो चलिए पहले हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं। राइट द केमिकल रिएक्शन when zinc is added to a solution of iron sulfate। ओके, तो अब जो है, अब हमें जो है रिएक्शन जिंक की और आयरन सल्फेट की करानी है। आयरन सल्फेट क्या है आपका, यही है जो हमने अभी ऊपर बनाया था, यही आयरन सल्फेट है। बस उसका जो है केमिकल नेम जो है सही से हम फेरस सल्फेट लिखते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आइए हम अपनी इक्वेशन का सबसे पहले लिखते हैं, फिर हम देखेंगे कि हम किस तरीके से चूज़ करेंगे कि कौन किसको घर से निकालेगा, मतलब है कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। तो देखिए, यहाँ पर हमें जिंक प्लस FeSO4 हमने ले लिया, ठीक है। यही तो है हमारे दोनों रिएक्टेंट, जिंक हो गया एंड हमारा आयरन सल्फेट हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी रिएक्टिविटी सीरीज़ की। हमारे पास दो मेटल्स हैं, एक जिंक है एंड एक आयरन है। तो आइए देखते हैं इनकी रिएक्टिविटी क्या बोलती है, जिंक एंड आयरन। अब देखिए, जिंक एंड आयरन ये एक दूसरे के बिल्कुल आसपास बैठे हैं, बट देखा जाए तो जिंक ऊपर है एंड आयरन नीचे है। सो जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है दैन आयरन। सो हमें क्या देखना है कि इस रिएक्शन में बोलबाला किसका रहने वाला है, हुकूमत किसकी चलने वाली है, ऑब्वियसली जिंक की, क्योंकि ये जो है ज़्यादा रिएक्टिव है। सो आइए रिएक्शन कराते हैं। जिंक ने जो है आयरन को निकाल दिया, अब तू निकल यहाँ से, बहुत हो गया तेरा। और जिंक ने क्या किया, SO4 को छीन लिया, तो बन गया ZnSO4 एंड आयरन आपका बेदखल हो गया। अब ये क्या बना है, इसका नाम होता है ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट। अब ये देखिए, हम यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि एक मेटल जो है दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करके क्या कर देता है, यहाँ पर पहले मेटल का सॉल्ट बन जाता है। तो ये हुआ तो यही है कि जिंक ने आकर के आयरन को डिस्प्लेस कर दिया है एंड उसका जो है यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया है ना। तो उसका जो है यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया है।
तो ये जो हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे आपकी NCERT में। ओके, सो आई होप कि इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एंड जो हमने अभी तक की रिएक्शंस पढ़े हैं उनका आपका काफ़ी अच्छे से रिवीजन भी हो गया होगा। तो आइए एक बार हम फिर से जो है क्विक रिकैप ले लेते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ को हम सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। ये जो होती है एक टाइप की लिस्ट ऑफ मेटल्स होती है जिसमें हम मेटल्स को अरेंज करते हैं डिक्रीजिंग एक्टिविटी के ऑर्डर में। ओके, डिक्रीजिंग एक्टिविटी का ऑर्डर है यानी कि जैसे जैसे हम उस सीरीज़ में नीचे की तरफ जाएंगे तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी एंड ऊपर जाते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अब ये जो है हमारे कुछ मेटल्स हैं जिनका हमने यहाँ पर जो है ऑर्डर लिखा हुआ है, जिसमें से आपका पोटेशियम एंड सोडियम मोस्ट रिएक्टिविटी की ट्रॉफी लिए हुए हैं एंड हमारे जो ये सिल्वर एंड गोल्ड हैं ये अपने चुपचाप आराम से बैठे हैं। वो बोल रहे हैं मुझे रिएक्टिविटी से क्या करना है। बाय द वे आई एम एक्सपेंसिव मेटल। जो हमारे सोना एंड चांदी हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव मेटल्स हैं, तो वो बोलते हैं मुझे कोई गम नहीं है कम रिएक्टिविटी होने का। ओके, सो ये जो सीरीज़ है हमारी ये हमने डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट्स करके निकाली है। कैसे किया है एक्सपेरिमेंट कि हमने क्या किया, डिफरेंट मेटल्स के जो है उनके सॉल्ट सोल्यूशन के साथ जो है रिएक्शन कराई और हमने देखा कि कौन जो है किसको डिस्प्लेस कर रहा है। जिस हिसाब से जो है हमने उनको जो है एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया एंड वो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ बन गई। अब सोडियम जो है उसको हम इसलिए कैरोसिन ऑयल में डालते हैं क्योंकि वो काफ़ी रिएक्टिव मेटल होता है एंड वो जो है जब एयर में एक्सपोज होता है तो वो आग पकड़ लेता है, इसलिए हम उसको छुपा के रखते हैं कि कोई दंगा फसाद ना कर पाए। आयरन की जब हम स्टीम से रिएक्शन करा हैं तो क्या होता है, यहाँ पर आयरन जो होता है वो स्टीम के साथ रिएक्शन करके फेरस ऑक्साइड बनाता है एंड जो है यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन गैस देता है। सॉरी, इसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड। ओके, फेरिक ऑक्साइड। जबकि हम Fe2O3 जो होता है इसको हम बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड। तो ये जो है इन दोनों की थोड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है, बट कोई नहीं है, धीरे धीरे याद हो जाता है। ओके, यहाँ पर जो है अब हम कैल्शियम की एंड पोटेशियम की बात करते हैं, जिसमें से कैल्शियम रिएक्ट करके आपको CaOH का होल ट्वाइस देता है एंड साथ में हाइड्रोजन गैस होती है। सेम जो है आपका पोटेशियम के साथ होता है। जब हम डाइल्यूट HCl की रिएक्शन जो है किसी रिएक्टिव मेटल से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। आयरन की जब हम डाइल्यूटेड H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है हमारी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जिसमें क्या होता है कि आयरन जो होता है वो हाइड्रोजन को साइड कर देता है और ख़ुद जो है वो सॉल्ट बना के बैठ जाता है। सेम यहाँ पर हमारा जो है जिंक और आयरन फेरस सल्फेट के साथ हुआ, आयरन सल्फेट के साथ, जहाँ पर क्या हुआ कि जिंक ने आयरन को बेदखल कर दिया और उसने खुद का सॉल्ट बना के वो वहाँ पर बैठ गया। तो आई होप कि आज के लेक्चर में आपको कुछ अच्छा नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड या प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्लोबल बोर्ड्स। थैंक यू, बाय।